वो बस चुप हो जाती है, किसी के छूने का इंतजार करती है। एक गांव की शांत दोपहर। एक अकेली 40 साल की जानदा औरत और एक नौजवान खेतमजदूर की नजरें जब मिली तो हवा भी ठहर गई। इस मुलाकात में क्या सिर्फ तन्हाई थी या कुछ और जो रिश्तों की हदें तोड़ देगा? सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक महसूस होगी। चावल के खेत के किनारे पर इच्छा। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां जिंदगी के राज खुलते हैं धीरे धीरे, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिंदगी के राज को। हर हफ्ते हम लाते हैं दिल को छूने वाली कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए, क्योंकि हर कहानी में छुपा होता है एक अनकहा राज। गांव का जीवन आम तौर पर शांत होता है, धूप, धूल और दूर दूर तक फैले खेत। लेकिन हर शांति के पीछे कहीं न कहीं कोई तूफान छुपा होता है। सरिता 40 की हो चुकी थी। उसका चेहरा अब भी उतना ही नर्म था जितना 10 साल पहले जब वह अपने पति के साथ गांव आई थी। उसके बाल अब भी घने थे और उसकी चाल में अब भी गजब की गरिमा थी। 5 साल पहले उसके पति का देहांत हो गया था। अचानक दिल का दौरा पड़ा था। वो बस गया था और सरिता रह गई थी, अधूरी। गांव वालों ने समझा था कि सरिता अब पूरी तरह से पूजा पाठ और खेत संभालने में लग जाएगी, पर कोई नहीं जानता था कि उसकी आंखों में जो तन्हाई बस चुकी थी वो और भी खतरनाक होती है। हर दिन की तरह वो उस दिन भी खेत के किनारे आई थी, लेकिन आज मौसम कुछ अलग था। आसमान में बादल थे पर बारिश नहीं हो रही थी। हवा में घुटन थी, जैसे कुछ होने वाला हो। उसने अपनी पुरानी किनारों से घिसी हुई साड़ी पहनी थी, हल्की हरी रंग की, जो धान के खेत से मिलती जुलती थी। उसका ब्लाउज थोड़ा तंग था, जिसे उसने पिछले साल सिलवाया था, शायद अनजाने में खुद को आईने में देखने की चाह में। उसने अपनी टोकरी में दोपहर का खाना रखा था और चल पड़ी अकेले। खेत के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, छाया के लिए। वहीं जाकर वो अक्सर बैठती थी, पसीना सुखाती, हवा लेती और कभी कभी बस सोचती। उधर रघु नाम का एक जवान लड़का था जो गांव में नया आया था। उसका बदन मजबूत था, रंगे हुआ और चाल में आत्मविश्वास था। वह खेती में हाथ बंटाने आया था, मजदूरी करता था। उसने सरिता को पहले भी देखा था, कभी कुएं के पास, कभी मंदिर में, पर आज कुछ अलग था। वो खेत के पास से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर झोपड़ी में बैठी सरिता पर पड़ी। सरिता की साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था, गर्दन की लकीरें धूप में चमक रही थीं। उसकी आंखें बंद थीं, शायद थकी हुई या शायद कुछ महसूस कर रही थीं। रघु की सांस अटक गई। वो जाने ही वाला था कि सरिता ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। रघु, है ना? उसका स्वर हल्का था, पर उसमें एक अनजाना खिंचाव था। जी। रघु थोड़ा सकपकाया। बहुत गर्मी है आज। बैठ जाओ, थोड़ी छाव है यहाँ। रघु की हिम्मत नहीं हुई, पर उसके कदम खुद ब खुद बढ़ने लगे। वो झोपड़ी के किनारे बैठ गया। कुछ पल खामोशी रही। सरिता ने साड़ी का पल्लू थोड़ा और ठीक किया, लेकिन उतनी सावधानी से नहीं जितनी आम तौर पर एक विधवा करती है। तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? उसने पूछा। मर चुकी है, जब मैं छोटा था। रघु की आवाज धीमी थी। सरिता ने उसकी तरफ देखा। शायद उसे उस एकाकीपन की पहचान थी, जैसे खुद को आईना देख रही हो। वो मुस्कुराई। तुम्हारे बालों में पसीना है। रुको, मैं पंखा कर दूं। उसने पास पड़ी पुरानी खजूर की पंखी उठाई और हल्के हल्के रघु की ओर हिलाने लगी। रघु की आंखें धीरे धीरे झुक गईं। उसने उस छुअन को महसूस किया, वो हवा जो किसी और के हाथों से आई थी। तुम काम करते हो, खेत में? सरिता ने पूछा। हाँ, सुबह से। थक गए होगे। खाना खाया? नहीं, अभी नहीं। सरिता ने अपनी टोकरी खोली। उसमें 2 रोटी, सब्जी और एक छोटा आम रखा था।
आओ मेरे साथ खा लो। अकेले खाने में मजा नहीं आता। रघु ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया और धीरे से उसके पास सरक आया। अब दोनों एक ही चटाई पर थे। उनके बीच बस एक रोटी की दूरी थी। रघु, सरिता ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें कभी किसी औरत की कमी महसूस होती है? रघु की उंगलियां थम गईं। उसकी आंखें सरिता की आंखों से मिलीं। मतलब? उसने धीमे से पूछा। मतलब ये कि अकेलापन क्या होता है, जानते हो? उसके सवाल में आंसू नहीं थे, पर एक गहरी भूख थी, सालों से दबाई गई, छुपाई गई और आज बाहर आने की कगार पर थी। रघु कुछ नहीं बोला। सरिता ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। कोई जरूरत नहीं कि हर भावना को शब्दों में बताया जाए, रघु। उसने उसकी हथेली को अपनी हथेली में लिया। झोपड़ी में अब सिर्फ हवा की आवाज थी और धड़कनों की। उस दोपहर धान के खेत की छाया में एक औरत और एक मर्द ने एक दूसरे की तन्हाई को छुआ। शुरुआत एक हल्की मुस्कान से हुई, फिर एक धीमे स्पर्श से, फिर साड़ी का एक पल्लू सरका, फिर हथेली ने हथेली को पाया। उनका रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं था। वो बस एक पल की चाहत थी, जिसमें न पाप था न पुण्य। बस एक सच्ची, नंगी सच्चाई। सरिता की आंखों में गीली चमक थी। उसके लब कांप रहे थे और रघु के होंठ पहली बार किसी स्त्री की त्वचा को छूने जा रहे थे। उनकी सांसें तेज थीं, मगर लय में थीं। किसी शास्त्रीय संगीत की तरह, धीमी, गहरी और आत्मा तक पहुंचती हुई। उस दिन खेत की मिट्टी में जो कुछ गिरा, वो सिर्फ पसीना नहीं था। वो एक औरत की सूखी हुई आत्मा पर बरसी हुई पहली फुहार थी। जब सब खत्म हुआ और सूरज ढलने लगा, सरिता चुपचाप बैठी रही। रघु ने धीरे से उसके पैर छुए और कहा, मैं कल फिर आऊंगा। सरिता ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। और जब रघु चला गया, उसने अपनी साड़ी को फिर से ठीक किया। पर उसकी चाल अब हल्की थी, जैसे बोझ उतर गया हो। गांव में कोई नहीं जानता था कि उस दिन खेत की उस झोपड़ी में क्या हुआ। पर सरिता जानती थी, और उसकी मुस्कान गवाही थी उस क्षण की, जो उसने सिर्फ अपने लिए जिया था। अगले दिन सुबह खेतों में वो ही हलचल थी, बैलों की जोड़ी, मिट्टी की महक और घास पर गिरती ओस की बूंदें। लेकिन सरिता के दिल में कुछ अलग चल रहा था। वो झोपड़ी के कोने में फिर से बैठी थी। आज उसकी साड़ी लाल थी, कुछ गहरी, कुछ ज्यादा चटक। उसने कानों में झुमके पहने थे, जो हवा में छन-छन कर उसके अंदर की हलचल को जाहिर कर रहे थे। रघु आया। वैसा ही, लेकिन अब उसकी चाल में हल्का आत्मविश्वास था। कल की वो झिझक अब उसकी आंखों में बदल चुकी थी। बैठो, सरिता ने कहा, उसके चेहरे पर एक खास चमक थी। रघु चुपचाप पास बैठ गया। उन दोनों ने कुछ नहीं कहा, पर मौन ही अब उनकी भाषा बन चुकी थी। सरिता ने उसकी हथेली पकड़ी। क्या तुमने कल रात नींद में मुझे देखा था? रघु मुस्कुरा दिया और हल्के से सिर झुका लिया। मैं भी तुम्हारे छुअन को महसूस कर रही थी। पहली बार कोई मर्द मुझे इस तरह छू रहा था। बिना सवाल, बिना अधिकार, बस एहसास से। धीरे धीरे उसका हाथ रघु की उंगलियों पर चला गया। झोपड़ी में फिर वही गर्माहट भरने लगी थी, हवा जैसे थम गई थी। उसने धीरे से रघु का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। ये जो हम कर रहे हैं, वो गलत है क्या? रघु ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपनी हथेली उसकी पीठ पर रख दी। सरिता की सांसें बढ़ने लगीं। इतने सालों से किसी ने मुझे देखा नहीं। उसने आंखें बंद की। सिर्फ औरत नहीं हूं मैं, रघु। मैं जिंदा हूं। वो खामोशी अब फिर टूट गई थी। साड़ी अब कंधे पर नहीं थी, बाहों में बाहें थीं। उस दोपहर खेत की मिट्टी में फिर एक बार वही कहानी लिखी गई, लेकिन इस बार थोड़ा लंबी, थोड़ा गहरी। उनके जिस्म अब केवल छू नहीं रहे थे, वो अब एक दूसरे के अंदर उतर रहे थे। सरिता का दिल अब सिर्फ चाह नहीं रहा था, अब वो चाहने लगा था। और जब सब कुछ खत्म हुआ, वो रघु के सीने पर सिर रख कर लेटी रही। तुम हर रोज आओगे ना?
रघु ने हंसते हुए कहा, अब ये खेत मेरा भी है। वो मुस्कुरा दी। दिन बीतते गए। हर दोपहर अब झोपड़ी में दो लोग होते। कोई शोर नहीं, कोई गवाही नहीं, बस मिट्टी, पसीना और छुअन। लेकिन एक दिन जब रघु नहीं आया, सरिता पूरे दिन झोपड़ी में बैठी रही। उसका दिल डूबता रहा, जैसे बारिश आने से पहले धरती कांपती है। अगले दिन वो खुद उसके घर गई। उसने पहली बार किसी मर्द के लिए अपने पैर बाहर निकाले थे, वो जो अब उसकी तन्हाई नहीं, उसकी जरूरत बन गया था। लेकिन रघु बाहर नहीं था। उसकी माँ की मुंह बोली बहन बोली, वो शहर गया है, कुछ काम था। सरिता चुप हो गई। वो लौट आई, लेकिन अब उसकी चाल में वो गर्मी नहीं थी। झोपड़ी फिर से खाली थी। अगले कुछ दिनों तक वो आती रही, एक उम्मीद लेकर कि शायद आज रघु आएगा। हर सरसराहट पर पलटती, हर हवा के झोंके को पड़ती। लेकिन रघु नहीं आया। फिर एक हफ्ते बाद वो लौट आया। उसे देखकर सरिता की आंखों में आंसू भर आए। कहाँ थे? काम था, अचानक जाना पड़ा। रघु ने कहा, एक बार बता तो सकते थे। उसकी आवाज कांप रही थी। रघु ने उसका हाथ पकड़ा। माफ करना। सरिता ने उसे गले लगा लिया। तुम नहीं जानते मैं कितनी तन्हा थी तुम्हारे बिना। उस दिन उन्होंने पहले से ज्यादा लंबा वक्त साथ बिताया। बातें की, यादें दोहराईं और फिर से एक दूसरे को पाया। लेकिन अब सरिता डरने लगी थी। उसे अब सिर्फ रघु के शरीर की नहीं, उसकी उपस्थिति की जरूरत थी। वो रिश्ता अब सिर्फ गहरा नहीं रहा, वो अब मोह बन रहा था। सरिता अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर सुबह वो शीशे में खुद को देखती, अपनी बिंदी ठीक करती, बालों को संवारती, जैसे फिर से जवान हो गई हो। रघु उसके जीवन में किसी बिजली की तरह आया था। उसने उसे छू लिया था और अब उसकी हर नस में उसकी मौजूदगी थी। हर दोपहर खेत के उसी कोने में उनका मिलना तय हो गया था। झोपड़ी अब सिर्फ एक छाव की जगह नहीं रही, वो अब दोनों की खामोश दुनिया बन गई थी। लेकिन हर गुप्त रिश्ता एक दिन अपनी आहट छोड़ ही जाता है। गांव की औरतें अब सरिता को घूरने लगी थीं। विधवा होकर भी ऐसे सजती है, किसके लिए? सुना है झोपड़ी में कोई आता है मिलने। धीरे धीरे फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं। सरिता जानती थी, उसकी हर चाल पर अब नजर रखी जा रही है। रघु को उसने बताया, गांव वालों को शक हो रहा है, हमें अब सावधान रहना होगा। रघु ने उसकी ओर देखा, उसके माथे को चूमा। मैं डरता नहीं, लेकिन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सरिता की आंखों में नमी थी। मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुम्हारे बिना अब जीना नहीं आता। उसने धीमे से पूछा, क्या तुम कभी मुझे अपने नाम से बुला सकते हो? रघु चुप रहा। वो सवाल सिर्फ एक नाम का नहीं था, वो एक पहचान की मांग थी। सरिता अब चाहती थी कि ये रिश्ता सिर्फ गहरा नहीं रहे, अब वो इस रिश्ते में ठहराव चाहती थी। लेकिन रघु के मन में कुछ और था। उसका चेहरा उतर गया। सरिता दीदी, आप जानती हैं ना, मैं बस एक मजदूर हूं। गांव की सोच अलग है। लोग मुझे लायक नहीं समझेंगे। लोगों की परवाह तुम कब से करने लगे? सरिता ने उसकी आंखों में देखा। अगर तुम नहीं हो सकते मेरे, तो क्यों लाए थे मुझे इस आग तक? रघु चुप था। वो उस दिन नहीं आया। फिर एक दिन, फिर दो। सरिता हर दोपहर झोपड़ी में जाती, अकेले बैठती और वापस लौट आती। वो अब फिर से वही पुरानी सरिता बन रही थी, पर अब उसकी आंखों में आंसुओं के साथ गुस्सा भी था। उसने एक दिन रघु को गांव के बाजार में देखा, किसी नौजवान लड़की के साथ बात करता हुआ। वो टूट गई। रात को अकेले अपने कमरे में बैठकर उसने वो पंखी देखी, जिससे वो रघु को हवा करती थी। उसने उस साड़ी को देखा, जो पहली बार पहनकर वो झोपड़ी में गई थी। सब कुछ अब एक बोझ बन चुका था। पर अगले दिन रघु उसके दरवाजे पर आया।
मैं बहुत डर गया था, उसने कहा। मुझे लगा मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाऊंगा जो तुम चाहती हो। सरिता खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो थमे हुए थे। रघु, प्यार वो नहीं होता जो डर जाए। जिस्म तो सब पा लेते हैं। हिम्मत से कोई दिल को अपनाता है। रघु उसके पैरों पर बैठ गया। मैं अब सबके सामने कहने को तैयार हूं। तुम मेरे जीवन की औरत हो। सरिता ने उसे देखा। उसके अंदर की औरत फिर से पिघल गई, लेकिन अब उस पिघलने में मोह नहीं था, अब उसमें विश्वास था।